तो आज हम अगले क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन हमने पहले छोड़ा था। तो आज वही क्वेश्चन है, हमें उनका लेसे पे और मेसे पे ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन संख्या 3 का दूसरा है। क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का मेसे पे व लेसे पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लेसे पे व मेसे पे ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? 17, 23 और 29। इन तीनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है, लेसे पे मेसे पे ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। वही विधि है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में पहले दे रखा है कि आपको ये लेसे पे मेसे पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात करना है, दूसरी विधि से ज्ञात नहीं करना है। तो आप करो अभाज्य गुणनखंड करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए 17, 23 और 29 तीनों को तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों की तीनों कौन कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इनका मेसे पे और लेसे पे आसानी से ज्ञात भी हो जाएगा और ज़्यादा गुणनखंड करने की तकलीफ भी नहीं होगी हमें। तो मैं यहाँ कितना लिखेंगे? 17 लिखेंगे। लिख दिया 17। 17 के अंदर किसका भाग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 17 का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 का भाग 17 में गया एक बार। फिर वापस यही करेंगे हम, 23 वाला करेंगे। 23 का भाग 23 में गया एक बार। फिर वही 29 का करेंगे। 29 का भाग 29 में गया एक बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणा 1 मान सकते हैं हम, वरना ना लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, कोई ना लिख दो, क्योंकि ये मेसे पे करने में हमारे आसानी होगी, लेसे पे में तकलीफ नहीं है। आप देखो आगे 23 का 23 गुणा 1 और 29 का 29 गुणा 1। अब हम इनका हमें क्या याद करना है? लेसे पे व मेसे पे। अब लेसे पे याद करते हैं तो लेसे पे में दी गई संख्याओं के गुणा करते हैं, अधिकतम वाली संख्या लेते हैं। तो आप देखो इनमें कितना आ रखा है? 17 आ रखा है, तो हम 17 लिखेंगे। फिर और गुणनखंड में क्या आ रहा है? दूसरी संख्या 23 आ रही है, 23 से गुणा, फिर 29 से गुणा। क्या याद करने हैं हमें? एलसीएम। गुणा करो, ऐसा गुणा करना नहीं है तो ऐसा गुणा कर दो आप। 23 को 17 से गुणा कर दो पहले। चौंतीस 35 36 37 39। ये आ गया गुणा। फिर 391 को गुणा कर दो मैं 29 से, यहाँ हो जाएगा 9। कैसे क्या कहाँ से लग जाएगा? 8 28 29 30 31 35 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 7 हो जाएगा 9 3 11,339 उत्तर आ जाएगा 11,339। ये इसका क्या ज्ञात हो गया? क्या प्राप्त हो गया हमें? ये हमें इसका प्राप्त हो गया, लेसे प्राप्त हो गया। अब इसका मेसे पे ज्ञात करना हमें, और मेसे पे कैसे ज्ञात करेंगे? मेसे पे ज्ञात करने के लिए देखना हमें इसमें, इसमें और इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ आ रही है, कॉमन आ रही है। तो इन तीनों संख्याओं में आपको वैसे तो कोई संख्या के रूप में नहीं दिख रहा है उभयनिष्ठ कॉमन संख्या, अभाज्य संख्या के रूप में, लेकिन हमारे पास ये एक उभयनिष्ठ आ रहा है। कहने का मतलब जब किसी भी संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं आती है तो इसका मतलब उसके गुणा में हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? एक ऊपर वाला होता है, भगवान होता है। तो इसका मतलब इसका लेसे में से भी कितना आ जाएगा? तो इसका मेसे पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और लेसे पे आ जाएगा 11,339 आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन भी यही ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो शायद चौथा तीसरा है, ये दूसरा था, अब तीसरा दे रखा है। तीसरा यहाँ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब इन तीनों संख्याओं के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 4, 8 में गया कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 का 4 का में कितनी बार जाएगा?
2 बार जाएगा। फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। चला गया भाग। आगे देखो 9 के अंदर, 9 के अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। फिर 25 में किसका भाग जाएगा? 25 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। फिर 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का, 1 बार जाएगा। चला गया भाग। अब इनके भाज्य सभी लिख दो। 8 बराबर 8 के भाज्य गुणन हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के भाज्य गुणन हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। और 25 के भाज्य गुणन हो जाएंगे 5 गुणा 5। ये तीनों संख्याओं के हमें भाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके लेसेपे और मेसेपे ज्ञात करना है। तो आप पहले HCF ज्ञात कर लो और बताओ कि इन तीनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो उभयनिष्ठ आ रही है, कॉमन आ रही है। तो आप इन संख्याओं को देखकर खुद ही बता सकते हो कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं आ रहा है, उसके गुणा हम 1 लिख सकते हैं और इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब LCM ज्ञात कर लो। LCM में सभी से गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा। अब देखो डायरेक्ट गुणा करो। 5 25, 25 दूने 50, 50 दूने 100, 100 दूने 200। 200 तिये 600, 600 तिये 1800। इसका लेसे भी कितना आ जाएगा? 1800। वापस गुणा कर लो। 25 8 200, 200 1800, एकदम सही आ जाएगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। तीसरे क्वेश्चन में भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें लेसेपे व मेसेपे ही ज्ञात करना था। तो तीसरा क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दे रखा है हमें कि हमें कुछ नहीं करना। 14 क्वेश्चन में HCF 306 और 657 का दे रखा है हमें 9। हमें इन दोनों संख्याओं का वापस क्या ज्ञात करना है? इन्हीं दोनों संख्याओं का 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। हमें दे रखा है HCF दे रखा है 9, तो LCM ज्ञात करना है। मैंने सबसे पहले आपको एक सूत्र लिखाया था, उसी सूत्र को फॉलो करना है। डायरेक्ट इसका हल यहीं लिख दो। आप लिख दिया हल, कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये होता है। कुछ नहीं करना है आपको। अब जो मान दे रखे सब सूत्र में लिख दो, उत्तर आ जाएगा। हमें LCM तो ज्ञात करना है, तो LCM बराबर का तीर का निशान लगा दो। यहाँ पर लिख दो LCM। HCF का मान कितना दे रखा हमें? 9 दे रखा है। पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें? 306 दे रखी है। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है हमें? 657 दे रखी है। दे दी। LCM बराबर क्या हो जाएगा? 306 गुणा 657 दे रखा है। ये 9 इधर किस में है? गुणा में है। इधर किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ये लो। अब 9 का डिवीजन कर दो। किसी में इसमें 6 और 9 थे, इसमें भाग जाता है। 6 का भाग दे दो 9 का। 9 एकम 9, 9 दूनी 30 27, 28 29 30, 3 9 चौके 36। अब 34 का गुणा कर दो और LCM आ जाएगा। LCM
तो 657 को गुणा कर दूं मैं 34 से। 7 चौक 28 के 8 हासिल का 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हासिल का 2, 6 चौक 24 से 2 26, 21 के 1 हासिल का 2, 15 2 17 के 7 हासिल का 1, 18 1 19, 3 13 का 3 हासिल का 1, 12 हासिल का 1, 22,338 उत्तर आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये हमें प्राप्त हो जाएगा लेसे। जब हमारा दो संख्याओं का मैसे पे दे रखा हो नो लेसे पे याद करना है तो कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाना है, उत्तर निकालना है। किसकी जांच करना है कि किसी भी प्राकृत संख्या के लिए जांच करना है, किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6n किस पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। मैं जो प्रश्न लिख रहा हूं ना वो एक संकेत के रूप में लिख रहा हूं, आपको किताब में देखकर प्रश्न देखना है। मैं बस इसके हल बताऊंगा आपको, हल कैसे करेंगे हम इसका। आप क्वेश्चन किताब में देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, वरना आप डायरेक्ट उतारते रहोगे यहाँ से। तो किसी भी प्राकृत संख्या मतलब यहाँ पर n किसको डिनोट कर रहा है, n का मान हो सकता है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 6 तो एक नंबर दे रखा है, n का मान कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये बताना है ये शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी आपको जांच करनी है। ठीक है, तो हल करेंगे तो आपको देखना है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणा 3 और n। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6n के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएगा, 2 गुणा 3 n हो जाएगा। जबकि किसी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो सकता है, 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 बराबर कितना होगा, 10 होता है। कहने का मतलब हमने सबसे छोटी संख्या मान ली जिसका जो 0 पर समाप्त है वो मान ली 10, तो उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 5 गुणा 2 हो गए। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 3 आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है 6n के अभाज्य गुणनखंड या 6n मतलब n का मान हम कुछ भी लिख देंगे ना तो उसका इसका मान जो आएगा वो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड आगे शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए अब छठा क्वेश्चन आएगा। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो आप इनका मान यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहने देना, ये मत लिखना भले, कुछ जरूर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि आपको व्याख्या करनी है कि जो चीज दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, क्या ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है, ये हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है कैसे है ये भाज्य संख्या। तो ये देखो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 पद दे रखे हैं, एक तो ये पहला पद ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, 2 पद दे रखे हैं।
इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों पदों में हमें कोई समान चीज दिख रही है? हाँ दिख रही है, 13, तो 13 आप कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन। ये छठे का पहला क्वेश्चन दे रखा हमें। अब इनमें से क्या बचा? 7 गुणा 11 प्लस का 1, सरल करते रहो इसको। 13, 7 गुणा 11 कितना होता है? 77 प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा 13 गुणा 77, सॉरी 78, 77 और 1 कितना होता है? 78 होता है। तो ये बताओ क्या ये एक भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? ये भाज्य संख्या होगी। तो जहाँ ये व्याख्या ऐसे हो सकती है इसकी, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड दे रखे हैं हमें, एक के अलावा 2 गुणनखंड दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये है भाज्य है। अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें भी बताना है कि ये भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या, मतलब व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो कॉमन ले लो। इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है 5, आ गया कॉमन 5। अब बच क्या रहा है? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, 5। गुणा करो अंदर, 7 को 6 से गुणा करो, या फिर 2 3 दूने 6, 6 चौके 24, 24 को 42 से गुणा कर दो, इधर कर दो 24 को 42 से, 4 दूने 8, या फिर 42 को 24 से करो डायरेक्ट ऐसे, 24 दूने 48 के 8, आंसर का 4। साचो 4 3 बार 24 सही है, 24 चौका 96, ये हो जाएगा 1008 प्लस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब आप देखो इसके भी 2 गुणनखंड हो गए, एक तो हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 1009। कहने का मतलब इस संख्या में 5 का भाग भी जाएगा और 1009 का भाग भी जा रहा है। अगर इन्हें जोड़ के सरल करेंगे तो इसका मतलब 5 का भाग भी जा रहा है, 1009 का भाग भी जा रहा है। तो एक के अतिरिक्त कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। कौन कौन से? एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1009। इसके भी एक अतिरिक्त 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक हो जाएगा 13, एक हो जाएगा 78। तो इसका मतलब है यह है एक भाज्य संख्या है। ये इसका उत्तर हो गया। बस यही है इसका प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन, सोनिया और रवि। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको छठा, इस प्रश्नावली का 1.1 में लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक खेल का मैदान है जो कैसा भी हो सकता है, वर्ता 90% वर्ताकार होता है, गोलाकार, कुछ कैसा भी आकार का दे रखा हो, उसमें चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया नाम की एक लड़की है, रवि नाम का लड़का, दोनों चक्कर लगा रहे हैं। दोनों एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को चक्कर लगाने एक मैदान का चक्कर लगाने 18 मिनट लगते हैं और रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब वो चक्कर लगा रहे हैं, आपको प्रश्न ये पूछा गया है कि वो चक्कर लगाते लगाते वापस जहां से चक्कर लगाना प्रारंभ किया वहां दोनों एक साथ वापस कब मिलेंगे या कितने मिनट बाद मिलेंगे वो पता करना है। जब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों वापस एक साथ कब मिलेंगे, या फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की घंटियां, घंटे वाली मिनट वाली दोनों वापस एक साथ कब बजेगी, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उनमें सभी का आपको लेसे पे याद करना है, एलसीएम याद करना है। तो आप एलसीएम किसी भी विधि से याद कर सकते हैं। तो सोनिया को आप हल कर सकते हो यहां से, सोनिया को
मैदान के चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 18 मिनट। ठीक है। और रवि को वापस हो जाएगा, रवि को कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। अब लिखो दोनों वापस उसी समय उसी जगह मिलेंगे। कब मिलेंगे, तो अतः LCM बराबर, तो आप LCM याद करो, दोनों का भाग विधि से कर सकते हो आप, 18 और 12 का। इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग आसानी से जाता है, तो 2 का भाग दो आप, 2 का भाग 18 में गया 9 बार, इसमें गया 6 बार, इसमें वापस 2 का भाग गया 3 बार, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें गया 3 बार, फिर 3 का गया इसमें 3 बार, इसमें गया 1 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, चला गया पूरा का पूरा भाग। अब कुछ नहीं करना आपको LCM 2 गुणा 3 गुणा 3 3 9 9 2 18 18 दूने 36 आ गया। आगे मिनट दे रखा है तो आपको मिनट लिखना है। तो वापस सोनिया और रवि वापस जहाँ से चक्कर काटना प्रारंभ किया था वहाँ पर कितने मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब जरूर नहीं है 36 मिनट, अब दोबारा चक्कर काटेंगे तो भी 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्यों, 36 मिनट का लेसे पे आ गया है, वापस 36 मिनट बाद में एक ही जगह वापस मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये जो पहली प्रश्नावली थी 1.1 वो खत्म हुई है। अब 1.2 छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें से एक अपरिमेय संख्या वाला सिद्ध करने वाले प्रश्न है, वो करवा देंगे। 90% वही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक ही प्रश्न आएगा, कोई भी संख्या दे दे आपको, √3 अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो परीक्षा में प्रश्न कोई भी आ सकता है। मान लो ये उतारने के बाद मान लो √5 आ जाए कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ठीक है, मैं मान लो यहाँ पर करवा दूँ आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने करवा दिया परीक्षा में, मान लो ये आ गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ मैंने √3 लिखा है वहाँ आप √5 लिख देना, कभी गलत नहीं होगा। कुछ भी आ सकता है, मैं कोई भी संख्या लिखूँ, अगर डायरेक्ट दे आपको, हाँ अगर ऐसा दे 2 + √3 उसमें थोड़ा अलग करना आपको। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आए सिंगल वर्ड वाले, √7 एक परिमेय संख्या क्यों है, जो भी मैं करवाऊँ उसके स्थान पर आप ये संख्या ले देना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं निकालेगा। तो इसी के आधार पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, क्योंकि सुने पड़े हुए मकान में अक्सर लोग कचरा डाल देते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड नाइट।